Hello everyone, my name is स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जब लेक्चर ख़त्म हो रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास दो तरीके के क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड्स के, एल्डोज एंड हेक्सोज। एल्डोज हम उसको कहते हैं जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है और जहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, कीटो ग्रुप आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोज। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, एल्डो हेक्सोस होता है। एल्डो का मतलब क्या है कि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। हेक्स का मतलब क्या है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो यानी कि इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं और 6 में से एक कार्बन इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। मतलब कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और बाकी के 5 कार्बन है और टोटल कितने हैं, 6 कार्बन। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, ग्लूकोज कैन अकर फ्रीली एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। अकेले भी मिलता है हमें नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। इट प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ठीक है, तो शहद हो गए और जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, जो मीठे फल होते हैं, उनमें हमें ग्लूकोज मिलता है नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन राइप ग्रेप्स। राइप ग्रेप्स के अंदर मिलता है, किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, जिसकी वजह से इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को, और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन पे जाने से पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दो इम्पॉर्टेंट तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से यानी कि केन शुगर के हाइड्रोलिसिस से उसको ब्रेक करके हम ग्लूकोज ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा होता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च या फिर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करके भी हम ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। दो मेथड हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे कैसे ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हो, एक आप बना सकते हो सुक्रोज से और दूसरा आप किससे बना सकते हो, स्टार्च से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम सुक्रोज यानी कि केन शुगर। तो अब देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड इन अ लेबोरेटरी। ये कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी वाला। और स्टार्च वाला क्या है, जब हम लार्ज स्केल में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज वाला क्या है, ग्लूकोज को हम आसानी से बना सकते हैं लैब में बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो हमें क्या करना है, केन शुगर लेना है, उसका एल्कोहलिक सोल्यूशन बनाना है, दैट इज सुक्रोज विद डाइल्यूट HCl और H2SO4। यहाँ पे जो आपको एसिड लेना है वो क्या हो सकते हैं, HCl और H2SO4 एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखते हैं हम, 50 डिग्री सेल्सियस, टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्वल अमाउंट। तो हमें इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। अब देखो एक जगह क्या होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है नीचे वाली जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो भी परसेंटेज की यील्ड है वो एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। जब ऐसे सिचुएशन, मतलब मान लो कि अगर कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो वो 100% बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो बट जाते हैं। ऐसा हो सकता है 50-50 बने। अब यहाँ पे तो देखो मेंशन कर रखा है कि जितना ग्लूकोज बन रहा है उतना ही फ्रक्टोज बने। कुछ रिएक्शन में क्या हो जाता है, 70 बन जाता है, 30 बन जाता है। इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरल बात कर रही हूँ कि कुछ रिएक्शन में दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो 30-80 मतलब 80-20, 30-70 ऐसे रेशियो में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है वो कितने अमाउंट में मिलता है, इक्वल अमाउंट में। जितना ग्लूकोज बनेगा उतना ही क्या बनेगा, फ्रक्टोज। बहुत आसान सी रिएक्शन है। सुक्रोज का C12H22O11 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 हमें मिलता है। आसान सी रिएक्शन है, सुन के भी आसान सा ही लग रहा है। बहुत सारे बच्चे, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे बच्चों को ना दिक्कत होती है सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखने में। तो आप लोगों के लिए क्या ट्रिक है, आपको ये पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, C6H12O6, फ्रक्टोज भी क्या होता है, C6H12O6।
तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, C12H24O12। आपको क्या करना है, आपको बस इसमें से वाटर हटा देना है। तो क्या बन गया, कार्बन तो हटे नहीं, तो कार्बन 12 की 12 है। हाइड्रोजन 24 में से 2 हटा दिए, कितना बचा 22। ऑक्सीजन 12 थी, 1 हटा दिया, कितनी बची 11। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए मैंने बताया है जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो वाइवा चल रहा है, वाइवा के दौरान हमारे सर पे बहुत प्रेशर होता है, डर लग रहा होता है जब सामने कोई बैठा होता है टीचर और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो नर्वसनेस हो जाती है। हर इंसान नर्वस हो जाता है, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तब दिमाग पता भी होता है बट दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो वहां पे अगर आप भूल भी जा रहे हो या आप कंफ्यूज हो, आप श्योर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ के उसमें से वाटर हटा देना है और जो भी आपका आंसर आए वो आप बता सकते हो। और अगर वैसे बिना इसके आपको याद रहता है तो इससे बेहतर बात तो क्या होगी। ठीक है, तो सुक्रोज होता है C12H22O11, वाटर ऐड करोगे, वाटर जुड़ जाएगा, 22 के 24 हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 11 से 12 हो गए, फिर वो आधा आधा बट जाता है, कार्बन 12 है, 6 बट गए, हाइड्रोजन टोटल 24 हो गए, 12 बट गए, ऑक्सीजन टोटल 12 थे, 6 बट गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्टार्च ऑन लार्ज स्केल, जब हम बड़े पैमाने पर बहुत ही लार्ज स्केल में ग्लूकोज बना रहे होते हैं तब हम इस मेथड को यूज नहीं करते, तब हम स्टार्च वाला मेथड यूज करते हैं। ग्लूकोज को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by boiling it with hot dilute H2SO4 at 393 Kelvin under 2 to 3 standard atmospheric pressure। ठीक है, तो स्टार्च या सेलुलोज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये ना बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े। अब तो आपके सिलेबस से हट गए क्योंकि रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हो आप, बट नॉर्मली स्टार्च और सेलुलोज के स्ट्रक्चर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब फैमिलियर कराते हैं, तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। फिलहाल अभी आप रिएक्शन देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होल N। वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कार्बन 6 के 6 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे 10, 2 और ऐड कर दिए 12 हो गए, ऑक्सीजन कितने थे 5, 1 ऐड कर दी, ऑक्सीजन हो गई 6, और ये जो होल N था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो आ गए आगे। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है ये भी। स्टार्च और सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। एसिड इसमें ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। टेम्परेचर प्रेशर आप याद रखना, भूल मत जाना। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो हमारे पास फिर से बोल रही हूँ 2 तरीके हैं जिनसे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लूकोज। पहला तरीका कौन सा होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, और दूसरा क्या होता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है। तो एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या है कि एक तो उसमें क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और हेक्स का मतलब क्या होता है कि टोटल उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ग्लूकोज जो है बहुत ही एक तरीके का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स के अंदर। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं एनिमल्स के अंदर, उनमें बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स का काम करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की शुरुआत करें तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका असाइन किया था, केमिकल रिएक्शंस करके, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस करके देखी गई और फिर असाइन किया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर बाद में इस स्ट्रक्चर के स्ट्रेट चेन के काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, कुछ टेस्ट थे जो ये नहीं दे पाता था, तो फिर वहाँ से उसको हटा के नेक्स्ट फॉर्म में चेंज किया गया और साइक्लिक फॉर्म आई। ठीक है, पर साइक्लिक फॉर्म में जाने से पहले स्ट्रेट चेन आई और कौन कौन सी रिएक्शंस करके देखी गई, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लिख दिया है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, छोटी क्लासेस से सिखा दी जाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कि भैया ऐसे ऐसे प्लांट्स जो है वो रिएक्शन
शो करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें एक होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसको हम CHO लिखते हैं। हमारे पास 4 कार्बन ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी अल्कोहल होता है, वो भी मैं अभी समझाऊंगी क्या होता है, और एक कार्बन होता है जिसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अगर OH हमारा अल्कोहलिक ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका एक ही अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, OH हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री से। अगर हमारा OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी, 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसी को ओपन करके ऐसे लिख दिया है, ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब ये तो क्या हो गया, एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक को भी थोड़ा सा और ओपन करके लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस कार्बन पर। अब देखो ध्यान से देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के अदर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, 1 2। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2, तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। फिर देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन का अदर एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी। तो यही हम लोगों ने लिखा है कि एक इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फिर इन चारों को हमने कलेक्टिवली लिख दिया। ठीक है, कि जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन पर एक तो हमारा H है और एक क्या है, OH, तो ऐसे रिपीटेडली 4 हैं तो हमने होल 4 लिख दिया, और लास्ट में क्या है, CH2OH, तो हम लोगों ने CH2OH लिख दिया। ठीक है, तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 4 हमारे पास ऐसे अल्कोहलिक ग्रुप है जो सेकेंडरी है, और एक हमारे पास ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप है जो कि क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो समझ ही गए इस बात को। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, इसे आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार, अभी मैं कुछ रिएक्शंस कराऊंगी लगातार, कंफर्म लिख लो, कंफर्म 200% कंफर्म है कि आपको इनमें से 1 या 2 रिएक्शन एटलीस्ट पेपर में मिल ही जाएगी। ठीक है, और अगर इनमें से नहीं मिली तो 1-2 क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से सवाल आएगा, बट इन्हीं गिनती के यही सवाल हैं जो आपको बायोमॉलिक्यूल्स में से मिलते हैं। ठीक है, और 1 मार्क्स में आती है ये रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पर, अगर हम, ये तो फॉर्मूला हो गया इसकी, तो क्या ही बात करें, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन रिएक्शन विद HI। तो पेपर में ना ऐसे आ जाता है कि आप कैसे बताओगे या आप कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होती है। तो उसके लिए आपको बोलना है कि हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं HI के साथ। HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था। जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ा रही थी, तो उस समय एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम रिडक्शन करते हैं, पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, उसके बाद जब रिडक्शन वाला पोर्शन आता है तो वहां पे हम लोगों ने क्लेमेंसन, वुल्फ, किश्नर पढ़ा था ना। तो 3rd नंबर पे हमारे पास था रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। तो ध्यान दो, वहां पे क्या होता था, हम एल्डिहाइड लेते थे, जैसे मान लो मैंने एल्डिहाइड लिया और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, HI के साथ, 4HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और हम इसे हीट करते थे।
किसके साथ हीट करते, टेम्परेचर क्या होता था 443 केल्विन आई गेस होता था, आई थिंक इतना ही होता था। तो देखो होता क्या है बेसिकली, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दो ही काम है, मतलब वैसे तो रिडक्शन कराएगा पर दो ही तरीके से कराता है। कैसे, या तो ऑक्सीजन को हटाएगा या हाइड्रोजन को जोड़ेगा। तो देखो आपको समझाने के लिए मैं इसको बहुत आसान कर देती हूँ। HI कैसे टूटता है, H+I- 4 है ना, तो मैंने इसको तोड़ दिया, ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया। ये आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि 4HI था, मैंने इसको तोड़ दिया। अब 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और बनाएंगे वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद I और I आपस में जुड़ के बनाएगा I2, ये I और I ये भी आपस में जुड़ के बनाएगा I2। तो कितनी बार हमें I2 मिल गया, 2 बार हमें I2 मिल गया। तो इसका तो किस्सा हो गया खत्म, ठीक है। ये 2H ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकल गए। अब जो 2H हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, तो ये बनाएगा CH था ना, 2H और आके जुड़ गए तो बन गया CH3। तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चाहे हमारे पास अल्कोहल हो, चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो, चाहे हमारे पास कीटोन हो, ये सबका रिडक्शन कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा और उसे अल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता दूं मैं कीटोन का भी, जैसे मान लो आपके पास ये है एसीटोन है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एसीटोन है और आप इसमें डाल रहे हैं HI रेड फॉस्फोरस और 443 केल्विन पर, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हटाएगा और H को जोड़ देगा एंड इट विल फॉर्म अल्केन, अल्केन बना देगा ये, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड अभी मैंने ऊपर दिखाया, एल्डिहाइड को अल्केन बना देगा, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन हटा देगा, ठीक है। तो ये सबका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन ही तो करता है, तो सबका रिडक्शन कर देगा, हर जगह से ऑक्सीजन हटा देगा, जहां जहां जरूरत है वहां पे हाइड्रोजन भी ऐड कर देगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर N हेक्सेन मिला है, N का मतलब पता है क्या होता है, N का मतलब होता है नॉर्मल चेन, मतलब कि सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट ने कुछ ब्रांचिंग में छेड़छाड़ नहीं करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट HI सिर्फ रिडक्शन करता है। तो जैसे भी चेन होगी उसी फॉर्म में चेन रहेगी, बस ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड करके उसका रिडक्शन कर देगा। तो स्ट्रेट चेन मिलने का मतलब क्या है, N हेक्सेन मिलने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी ग्लूकोज जो है वो पहले से ही स्ट्रेट चेन या फिर नॉर्मल चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। HI ने तो सिर्फ जहां जहां, जैसे मान लो OH है तो ऑक्सीजन हटा दिया, इधर OH है तो इधर से ऑक्सीजन हटा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो पहले से ही ऑलरेडी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है और सिर्फ ये रिडक्शन कर रहा है। और जब रिडक्शन करते हैं और फिर हम देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमें ऑब्टेन होता है N हेक्सेन। तो ये इस बात का जस्टिफिकेशन देता है कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में था, इसी वजह से हमें N हेक्सेन मिला, ठीक है। नोट करिए इसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लो, HI डाल दो, हीट कर दो, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, N हेक्सेन मिल जाएगा। 1 मार्क्स में आती है रिएक्शन, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कैसे पता चला ये कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप हम किसको कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसके लिए 2 टेस्ट किए गए। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन हम किसको कहते हैं, NH2OH को, टू फॉर्म एन ऑक्साइम, जो कि ऑक्साइम बनाता था, एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ी है। अगर मैं सबसे पहले ऑक्साइम वाली रिएक्शन की बात करूं, जब हम कोई कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, ठीक है, NH2OH, तो क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और ये बनाता है C डबल बॉन्ड NOH, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्साइम।
तो अब देखो, अगर आप नोटिस करो तो हाइड्रोक्सिल अमीन ने किसके साथ रिएक्शन दी? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर ऑक्सीजन किसके पास है? एल्डिहाइड के पास। ऐसे है ये। तो होगा क्या कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ठीक है, वाटर बनकर, और क्या बन जाएगा? कार्बन, कार्बन पर H, डबल बॉन्ड NOH। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्साइम। अब किससे बना है ये? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है ऑक्साइम, तो इसका नाम क्या है? ग्लूकोज ऑक्साइम। बहुत सिंपल रिएक्शन है। दूसरी है HCN वाली रिएक्शन। HCN की रिएक्शन भी हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी है। हम क्या करते हैं? इसमें बेस डालते हैं। वो बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देता है, और फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं, तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। CN जो है ये अटैक करता है कार्बन पर, डबल बॉन्ड सिंगल में रिड्यूस हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स O- CN, ठीक है। फिर ये क्या करता है? सॉल्वेंट से H+ ले लेता है और ये बनाता है COHCN, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं। इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? अगर हम इनका रिडक्शन कर दे तो अमीन बन जाएगा, अगर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं HCN से। HCN टूटेगा, साइनाइड जनरेट करेगा, वो साइनाइड क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। कर दूं मैं यहाँ पे रिएक्शन? ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव। तो CN- क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा। फिर ऐसे ये सिचुएशन बनेगी कि डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, यहाँ पे CN जुड़ गया, फिर ये H पे अटैक करेगा, OH बन जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, CH पे एक CN एक OH, ठीक है। तो इसने भी क्या बनाया? साइनोहाइड्रिन, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर HI वाली और HCN वाली रिएक्शन तो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, कि हमें कैसे पता चला इस चीज़ का कि उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? जब ऑर्गेनिक पढ़ा रही थी, कि अगर आप एल्कोहल लेते हो और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड मिलेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलेगा। टर्शरी का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, वो अल्कीन बना देता है। फिर एल्डिहाइड या कीटोन में जब आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो ये मिलेगा, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी कि अल्कोहल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको यहां से यहां जाना हो तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, यहां से यहां जाना हो तो भी आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। बट आप सीधा अगर जंप मारना चाहते हैं अल्कोहल से कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाए, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे क्या क्या होते हैं? ब्रोमीन वाटर हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फिलिंग सोल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग नहीं होते हैं ये, ठीक है। तभी तो कीटोन इनकी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि कीटोन में CC बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाता है। आपने पढ़ा भी था जब हम बात करते हैं वहां पे टॉलेंस टेस्ट में, हम लोगों ने पढ़ा था ना डिस्टिंग्विश टेस्ट में, कि जो टॉलेंस टेस्ट है एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दे देते हैं, कीटोन नहीं देता। फिर फेलिंग की बात की थी, तो फेलिंग के केस में क्या था कि एलिफेटिक एल्डिहाइड दे देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट भी नहीं दे पाता। बेनेडिक्ट बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर शो करता है फेलिंग वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से,
तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें से ये जो 5 है ये तो अल्कोहल के अल्कोहल ही रहते हैं, और ये हमारा जो एल्डिहाइड है ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। तो देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर एल्डिहाइड में डाल रहे हो तो वो किस में चेंज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। अल्कोहल को आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे HNO3 वगैरह हो गए, ये मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा पाएंगे अल्कोहल से, ठीक है। तो बस एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब कैसे पता चला कि एक ही प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब अल्कोहलिक ग्रुप तो कई है, सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है। अब कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी है और प्राइमरी है तो एक ही है, ठीक है। तो देखो 2 रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। HNO3 अभी मैं पीछे डिस्कस भी कर रही थी। HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप इसे अगर किस में डाल रहे हैं, ग्लूकोज में डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको ग्लूकोज में डाल रहे हैं तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसे तो ये कार्बोक्सिलिक में चेंज करेगा ही करेगा, साथ में जो ये प्राइमरी वाला है इसको भी ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लूकोनिक एसिड की, ग्लूकोनिक एसिड में ऑलरेडी ये COOH है तो इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। बट यहाँ पे जो एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें अगर हम HNO3 डाल रहे हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो ये क्या दे देगा हमें, यहाँ पे क्या दे देगा, सैक्रिक एसिड, यहाँ पर COOH आएगा। ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज में HNO3 डाल रहे हैं तब भी हमें सैक्रिक एसिड मिल रहा है, और जब हम ग्लूकोनिक एसिड में HNO3 डाल रहे हैं तब भी हमें सैक्रिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ देता है कि यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। क्योंकि देखो हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़ोतरी हुई है या चेंज आया है तो वो एक ही मॉलिक्यूल का आया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ। तो लास्ट रिएक्शन है हमारी प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप लिंक्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। अब ये कैसे पता चला कि जो 5 OH ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात, अगर ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है, मैं ऑर्गेनिक में भी कई बार ये बात बता चुकी हूँ कि एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। तो ये वो क्या करता है, खुद ही वाटर जो है एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है और वो क्या बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, यानी कि जो आपके OH है वो अलग अलग कार्बन पर ही होंगे, क्योंकि ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड होता है। अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH होते तो ग्लूकोज कभी स्टेबल कंपाउंड नहीं होता और इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता और रिएक्शन के बाद भी अगेन स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। फिर भी चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं एसिटाइलेशन। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है एसिटाइलेशन क्या होता है। एसिटाइलेशन में हम लोग एसाइल पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा, हम लोग बेंजीन रिंग लेते थे, ठीक है। हम यहाँ पर एसिड हैलाइड लेते थे और लुईस एसिड की प्रेजेंस में AlCl3 वगैरह कुछ भी ले लेते थे। तो यहाँ से एक H हट जाता था और वो HX बना के बाहर निकलता था और यहाँ पर एसाइल पार्ट जुड़ जाता था, C डबल बॉन्ड OR। तो इसे कहते हैं एसाइलेशन। अगर मैं यहाँ पर CH3COO Cl वगैरह कुछ ले रही हूँ तो एसिटाइलेशन कहा जाएगा उसको। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एसिड हैलाइड लो, आप यहाँ पर एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हो। एसिड अनहाइड्राइड जो है वो किससे बनता है, एसिटिक एसिड से।
ठीक है, तो होगा क्या, ये ग्रुप टूटेगा, या तो इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो, तो ये RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से जो H निकलेगा वो इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो हम जो यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं वो रिएक्शन हम किसकी करा रहे हैं, अल्कोहल की और अनहाइड्राइड की। ठीक है, यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है भाई, इसको हटाओ है। ठीक है, अब देखो ये बना कैसे है पता है, ये बना है दो एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। जैसे ये एसिटिक एसिड है, यहां से वाटर बाहर निकाल दो और ये क्या फॉर्म करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो दो एसिटिक एसिड के मिलने से एसिटिक अनहाइड्राइड बना। तो आप ऐसे कोई सा भी अनहाइड्राइड बना सकते हो, पर वो बनता कार्बोक्सिलिक एसिड से है। अब इसी अनहाइड्राइड में अगर मैं वाटर डाल दूंगी ना तो वापस ये टूटेगा और क्या दे देगा मुझे, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो रिएक्शन हम किसकी करा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एस्टर और हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल रिएक्शन से समझाना चाहूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल है और एसिड अनहाइड्राइड है, कोई सा भी एसिड अनहाइड्राइड है। ठीक है, अब एसिड अनहाइड्राइड है तो या तो आप इस बॉन्ड को तोड़ लो या आप इस बॉन्ड को तोड़ लो। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वीक है। अब ये सिमेट्रिकल है, कैसे भी तोड़ लो आपको सेम ही मिलेगा। अब मान लो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा अपने ऊपर, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस साइन, प्लस में O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अल्कोहल ग्रुप को तोड़ दो, RO माइनस, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बनाएगा H प्लस। तो ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा और ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा O ने अटैक किया कार्बन पे डबल बॉन्ड O R, तो RC डबल बॉन्ड O R क्या बन गया, ये बन गया एस्टर। और ये जो H प्लस है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं है आप यहाँ CH3 लिखो, आप यहाँ पे भी R और इधर भी R आप लिख सकते हो। तो सेम चीज है। अब हमने ग्लूकोज लिया है, उसमें हमने 5 मॉलिक्यूल ऐसे लिए हैं, तो एक एक मॉलिक्यूल कर क्या करेगा, बारी बारी से OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिलीज करेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर देती हूँ। जैसे एल्डिहाइड है, कार्बन है, इस पर OH है, यहाँ पर H है, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, 1 2 5 6। ठीक है, तो हमने इसकी रिएक्शन कराई अनहाइड्राइड के साथ। तो अब तोड़ दो। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन पे प्लस, इसको तोड़ दो, ये H रिलीज कर देगा। अब ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा और ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा। तो देखो क्या बन गया, CHO कार्बन H, ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन पर, C डबल बॉन्ड O CH3। तो वही तो लिखा है मैंने, CHO C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ऐसे ही इसका भी OH सेम रिएक्शन करेगा, ऐसे करके बार बार चलती रहेगी। और ये वाला जो है एसिटेट आयन ये H प्लस पर अटैक करेगा और ये बनाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बारी बारी से सब रिएक्शन करेगा। आपको बारी बारी से अगर करके देखना भी है तो आप रफ कॉपी में करके देखना। ठीक है, जो पेपर में अगर आ गया तो पेपर में आपको मतलब यही करके दिखाना है, आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करके दिखाना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। क्लियर है? ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये आज की कक्षा की हमारी लास्ट रिएक्शन थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।